guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट दुकुर दुकुर वाली स्टोरी लेकर के। एंड रानी, मेरे को क्या लग रहा है ना कि हम लोग इन लोगों को तकरीबन एक वीक के बाद कोई हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। तो इतना ज्यादा वेट करवाने के लिए ना सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके माफी सरकार, पर टेंशन मत लो। आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, वर्थ द वेट होने वाली है। सारा कसर इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। एंड स्पेशली हम इस वीडियो को लेकर के ना सुपर एक्साइटेड है। द मोमेंट आई केम टू नो अबाउट दिस स्टोरी ना, मेरे को जस्ट ऐसा था कि अपने सब्सक्राइबर्स को ये वाली स्टोरी तो फटाफट से बतानी है। थोड़ा सा स्पॉइलर दे दे क्या रानी प्लीज? हाँ, थोड़ा सा हिंट देना क्योंकि यार ये लोग भी डिजर्व करते हैं जानना। तो सुनो, सबसे पहला स्पॉइलर। नॉर्मली हॉरर वीडियोस में कितने भूत होते हैं? एक, लेकिन आज की वीडियो में ना दो भूत होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोग एक शहर में अपने घर में रहते हो, ड्यू टू XYZ रीजंस जो कि हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। उस घर में ना एक बहुत भयंकर भूत ने अटैक किया और उस कारण से आप लोगों को अपना घर, अपनी बिलोंगिंग्स तो छोड़ी तो अपने उस शहर को भी छोड़ करके दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन जब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए तो वहां पर भूत की नानी आपके वेट में पलके बिछाए इंतजार कर रही होगी। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा भयंकर मंजर हो सकता है। दूसरा स्पॉइलर, ये जो कहानी है ना, रानी की वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड की कहानी है और इस कहानी में हॉन्टेड हॉस्टल का भी तड़का लगने वाला है। हॉन्टेड गर्ल्स हॉस्टल के जो भूत और भूतनियां होते हैं ना, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने ज्यादा डरावने होते हैं। एंड ये हॉन्टेड हॉस्टल कहीं और का नहीं, हमारे शहर रांची का ही है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना काफी ज्यादा डीप और इंटेंस होने वाली है। एंड सिंस की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है ना, 2 पार्ट में आएगी। ये वाली पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत ले लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आई नो दीदी की बात सुन के ना आप लोगों का कलेजा ऑलरेडी धुकुर धुकुर कर गया होगा और आप लोगों ने डर के मारे ना सीट की पेटी पहली बांध ली होगी। और उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने कान में ईयरफोन लगा के अपने फोन को ना हाथ में कस के पकड़ लो और रूम की लाइट्स ऑफ कर लो क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो जी ये कहानी है आरोही की और ये घटना है लगभग 2013 की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ना आरोही के परिवार के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग आपको बताना चाहते हैं। तो आरोही के पापा 2 भाई है, आरोही के पापा और आरोही के बड़े पापा। एंड वो लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, उनका घर मोहल्ले में ही एक दूसरे के आमने सामने था। और आरोही के जो बड़े पापा थे ना, उनके परिवार में 3 लोग रहते थे। आरोही के बड़े पापा, आरोही की बड़ी मम्मी और उन लोगों का इकलौता बेटा। और उनका जो इकलौता बेटा था ना, उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। जैसे तैसे घीस पीट कर उन्होंने 10th की बोर्ड देकर के उसको पास कर लिया, 12th बोर्ड भी पास कर लिया। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम पर ना उन्होंने अपने मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि पापा मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। और जैसा कि हमारा फैमिली बिजनेस है और मुझे बिजनेस में ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं हमारा बिजनेस संभालना चाहता हूँ। पहले तो ये बात सुनकर के उनके मम्मी पापा शॉक्ड हो गए। फिर गार्जियन ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, जब लड़का पढ़ाई नहीं करना चाहता है, बिजनेस ही करना चाहता है, जो कि अल्टीमेटली उसे करना ही है बाद में, तो क्यों पढ़ाई करवा के इसका साल बर्बाद करवाया जाए। तो 19 साल की उम्र में ही ना आरोही के भाई ने अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया। और बिजनेस संभालते संभालते अब तो 2-3 साल बीत भी चुके थे और 2-3 साल में ना उन्होंने बिजनेस को काफी अच्छे से संभाला भी था। और समय के साथ क्या हुआ था ना कि आरोही की जो बड़ी मम्मी थी, उनकी तबियत बिगड़ने लगी थी। अब घर संभालने के लिए ना एक और लड़की की जरूरत थी, इसीलिए घर वालों ने क्या सोचा कि अब आरोही के भाई की शादी कर दी जाए। और सिंस कि उनका परिवार एक सुखी और संपन्न परिवार था, तो लड़की के लिए ना उनकी कोई खास डिमांड नहीं थी। उन्हें बस एक सुंदर और सुशील कन्या चाहिए थी जो कि परिवार को अच्छे से बांध करके रख सके। और काफी ज्यादा खोजने वोजने के बाद उन्हें एक लड़की के बारे में पता भी चलता है और वो लड़की ना काफी ज्यादा गरीब परिवार से रहती है। इसीलिए आरोही के जो बड़े पापा रहते हैं ना, उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया। और वैसे भी उन्हें क्या लगता था ना कि उनकी खुद की तो कोई बेटी नहीं थी, तो घर में एक बहू आ जाएगी तो बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी जैसा कि एक बेंचमार्क सेट है ना कि दुल्हन कैसी होनी चाहिए, मिल्की व्हाइट होनी चाहिए। लेकिन आरोही के भैया के लिए जो लड़की पसंद की गई थी ना,
उसका जो कलर था वो डस्की था, वो सांवले रंग की थी, जिस कारण से वो लड़की आरोही की बड़ी मम्मी को बहुत ज्यादा नहीं पसंद थी, क्योंकि सासू माँ को मिल्की व्हाइट लड़की चाहिए थी। फिर भी परिवार के सामने आरोही की बड़ी मम्मी की नहीं चली। आरोही के भैया को लड़की पसंद थी, आरोही के बड़े पापा को लड़की पसंद थी, तो धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और जैसा कि वो लड़की गरीब घर से थी ना, तो इसीलिए आरोही के बड़े पापा ने ना उनके घर से दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया था। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है, दुल्हन घर भी आ जाती है और सारे रिचुअल्स दिन में अच्छे से कर भी दिए जाते हैं। अभी रात हो जाती है एंड रात में जैसे ही सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं ना, तब तक क्या होता है रानी? रात में जैसे ही सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं ना, वैसे ही आरोही के जो बड़े पापा होते हैं उनके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। पहले ही घर में उन्हें मेडिसिन दे दी जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें राहत नहीं मिलती। अब जल्दी जल्दी ना उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर वहां पर डॉक्टर क्या बोलते हैं ना कि बड़े पापा को हार्ट अटैक आया है और यहाँ पर ना हम लोग इनको नहीं संभाल पाएंगे, और ये कह के वहां के डॉक्टर ना उन्हें बाहर रेफर कर देते हैं। पर इसी चक्कर में वहां पर जो आरोही के बड़े पापा होते हैं ना, वो दम तोड़ देते हैं। इसके बाद जो आरोही की बड़ी मम्मी थी, यानी कि उसकी जो नई नवेली दुल्हन आई थी ना, चलो उसका नाम हम लोग शीतल रख देते हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो शीतल की जो सास थी ना, वो बहुत ज्यादा रोना धोना करने लगती है। सबसे पहले बड़े पापा का अच्छी तरह से क्रियाक्रम कर दिया जाता है, पर उसके बाद बड़े पापा के इस दुनिया से जाने का जितना भी क्रेडिट था ना और जितना भी जिम्मेदारी था ना, वो शीतल पे लगा दिया जाता है कि इसी के कदम पड़ते ही ना इसने मेरे पति को खा लिया, इसके कदम बहुत ज्यादा मनहूस है, ये कुलक्षणी है और ये अपशगुन है। अब ये सारे ताने सुन के ना जो शीतल थी वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और उसका दिल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, क्योंकि पहली शीतल की जो सास थी यानी कि आरोही की बड़ी मम्मी, वो कहीं ना कहीं मन में ना अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी। फर्स्ट रीजन क्योंकि वो थोड़ी डस्की टोन में थी, दूसरा वो अपने मायके से कोई भी सामान नहीं लाई थी, और तीसरा वो जैसे ही इस घर में आई वैसे ही बड़े पापा का डेथ हो गया। यहाँ पर जो शीतल के पति थे यानी कि आरोही के कजन भैया, वो अपनी पत्नी को ना बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन कहीं ना जो शीतल है ना, वो चुपचाप रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, और इसीलिए वो क्या करती थी ना, अपना सारा समय स्पेंड करने के लिए आरोही के घर जाया करती थी। क्योंकि आरोही और आरोही की जो दीदी थी ना, वो लगभग शीतल के ही हम उम्र थे, इसलिए वो लोग हर शाम ना वहां जाके बैडमिंटन खेला करते थे। और साथ ही साथ जो शीतल थी ना, बहुत सारे टेस्टी पकवाने भी बनाया करती थी, और खासकर आरोही की जो मम्मी थी, जो शीतल की चाची सास लगेगी, उससे भी शीतल की बहुत ज्यादा बनती थी। और ये सारी चीजें देख के ना जो शीतल की अपनी सास थी ना, यानी कि आरोही की बड़ी मम्मी, वो बहुत ज्यादा जलती थी और शीतल पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी कि ये मेरी घर की बहू है, पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस घर में क्यों बिता रही है। और स्पेशली शीतल के खुश होने से ना उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे ही शीतल वहां पर खेल कूद के वापस अपने ससुराल आती थी ना और खाना खाने के लिए बैठती थी, यहाँ पर जो शीतल की सास है ना, वो उन्हें ताना मारना स्टार्ट कर देती। क्यों जी, यहाँ पर आके खाना क्यों खा रही है? वहां पर तुमको खाना नहीं मिला? वहां पर जो तुम्हारी अपनी सास है तुमको खाना नहीं दी? पर बेचारी शीतल कुछ भी अपनी सास को उल्टा जवाब नहीं देती थी, वो वही खून का घूंट पी के ना रह जाती थी, और ना ही अपने पति से ये सारी चीजें शेयर किया करती थी। अब ऐसे करते करते ना समय बीतता गया और 6 से 7 महीने हो चुके थे। वो जो अपना थोड़ा सा समय अच्छे से बिताती थी ना, वो आरोही के घर जाके ही बिताती थी। पर इसी बीच में क्या हुआ ना, कुछ दिन से जो शीतल भाभी थी ना, वो आरोही के घर जाना बंद कर देती है। फिर अचानक से ना क्या होता है, आरोही शीतल के घर जाके बोलती है कि क्या हुआ भाभी, आप मेरे घर नहीं आ रहे हो? तो यहाँ पर शीतल बात काट के बोलती है कि आरोही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और ना ज्यादा बात भी नहीं करती है। ये चीज आरोही को थोड़ी अटपटी लगती है, पर उसे भी क्या लगता है ना कि जरूर मेरी बड़ी मम्मी ने ना इसे कुछ ताने दिए होंगे या दोनों के बीच में कहा सुनी हुई होगी, और ये चीज वो समझ जाती है और वहां से चुपचाप वो निकल जाती है। पर नेक्स्ट डे क्या होता है ना, आरोही अपनी दीदी के साथ अपने घर के छत पे ना बैडमिंटन खेल रही थी। कुछ देर बाद शीतल जो भाभी है ना, वो भी अपने घर के छत पे आ जाती है। तो आरोही देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शीतल भाभी को इशारा करती है कि भाभी आप मेरे छत पे आ जाओ ना, कि साथ में खेलेंगे, ऐसे भी बहुत टाइम हो गया, अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई होगी। यहाँ पर शीतल भाभी आरोही को इशारा करके ये बोलती है कि नहीं आरोही, एक काम करो, आज तुम लोग खेलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
पर यहाँ पर आरोही शीतल भाभी को ज्यादा फोर्स भी नहीं करती, क्योंकि आरोही को कहीं ना कहीं ये पता था कि अभी भी ना बड़ी मम्मी को, भाभी को ना मेरे घर आने से प्रॉब्लम है, इसलिए वो ज्यादा फोर्स नहीं करके अपना खेलने में मग्न हो जाती है। पर 5 से 6 मिनट बाद ना अब आरोही धीरे धीरे ना शीतल भाभी की हरकतें छत पे नोटिस करने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगती है। अब पता है शीतल भाभी छत में क्या करने लगती है? सबसे पहले वो शांति से टहल रही होती है, टहलने के बाद वो ना छत के रेलिंग से नीचे झांकने लगती है, और झांकते झांकते ना वो मानो अपना जो पूरा अपर बॉडी पार्ट है ना वो नीचे की ओर पूरा झुका देती है, जैसे कि गिर ही जाएगी। पर यहाँ पर आरोही कुछ बोलती नहीं है। फिर धीरे धीरे आरोही क्या देखती है ना कि भाभी ने अपने जो चप्पल है वो साइड में खोल के रख दी है, और उसके बाद भाभी थोड़ा पीछे जाती है और दौड़ के जाती है छत के रेलिंग से फान के नीचे कूद जाती है। और घर के सबसे नीचे आपको पता है शीतल भाभी के जो पति थे ना, यानी कि आरोही के कजन भैया, उनका अपना शॉप था, और भैया के आंखों के सामने उन्होंने पता है क्या देखा? अपनी पत्नी को छत से नीचे गिरते हुए देखा। अब आरोही भी वहां पर साक्षात विटनेस थी अपनी भाभी को छत से सुसाइड करते हुए देखने में। अब यहाँ पर ना आपको तो पता ही है, कोई भी इंसान जब गिरता है तो उसके बॉडी का सबसे भारी पार्ट क्या होता है? उसका सर। इसलिए जब शीतल भाभी भी छत से कूदी ना तो उनका जो सर था वो सबसे पहले नीचे की ओर था, और सर के बल ही बेचारी वो टकरा गई जमीन से, और वहीं पर उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इसके बाद ना उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, पर बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक तो वो सर के बल से गिरी थी, दूसरा वो 4थे मंजिले से गिरी थी। ये सब देखने के बाद ना पूरा घर सदमे में था। इसके बाद भैया को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियसली यार उनकी शादी को केवल 8 महीने हुए थे। एंड दूसरी बड़ी बात कि आखिर उनकी बीवी ने सुसाइड क्यों किया, इसका आंसर किसी के पास भी नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि शीतल भाभी की जो भी लाश थी उसको शमशान घाट ले जाया जाता है, जो भी क्रियाक्रम वगैरह होते हैं ना उसे किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सब लोग अपने घर आ जाते हैं। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देना, वियर्ड चीजें होनी शुरू हो जाती है। इस दिन क्या होता है ना कि जो आरोही और उसका परिवार रहता है, मतलब आरोही के मम्मी, आरोही के पापा, आरोही और उसकी बड़ी दीदी, वो लोग अपने घर में नहीं स्टे करते हैं, वो लोग शीतल भाभी के घर में ही स्टे करते हैं। मे बी छुतका लगने का कोई प्रॉब्लम होगा या जो भी रिचुअल्स होंगे। उस रात क्या होता है ना, वो लोग अपने तोते को भी अपने साथ लाते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया नहीं, आरोही ने ना एक तोता भी पाला हुआ था। तो जब वो लोग अपने तोते को अपने पास लेकर के आते हैं, बाकी उधर शमशान घाट से जब शीतल भाभी की लाश को जला करके लौटा जाता है ना, उसी वक्त थोड़ी देर के बाद वो जो उनका तोता रहता है ना, टर 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 चिल्लाता है, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे चेक किया जाता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है, नफ्स होती है, नहीं चल रही होती है, एंड वो तोता भी मर गया होता है। ये देख करके ना पूरे घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। अभी शीतल की डेथ हुई, उसके डेथ के बाद उसकी बॉडी जलती, इस तोते की भी डेथ हो गई। फिर भी घर वाले अभी शीतल भाभी के गम में बहुत ज्यादा थे, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तोते को भी जाकर के गाड़ दिया जाता है। एंड जब रात होती है ना तो माहौल ही कुछ बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है। उस रात घर में किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। आपस में लोग बैठे हुए थे, सारे लोग एक ही कमरे में थे, पर किसी के पास ना आपस में बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। सारे लोग चुपचाप से बैठे हुए थे। बैठे 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 रात के ना अब तकरीबन 12 से 12:30 बज चुके थे। इसी बीच सबने क्या नोटिस किया ना कि छत से आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत जोर जोर से कूद रहा है। और ये कूदने की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी ना जब आरोही की बहन और शीतल भाभी बैडमिंटन खेला करती थी। ये कूदने की आवाज तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक कंटिन्यूअसली आई है। ना केवल कूदने की आवाज, उन्होंने ये भी फील किया है ना कि पूरे घर में मानो सीढ़ियों वगैरह पर कोई पायल पहन करके दौड़ रहा है। लेकिन लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लोगों ने आपस में कुछ बात नहीं किया, क्योंकि ऐसी चीजों को नहीं टोकते हैं। और उस घर में नई दुल्हन की मौत हुई थी, तो सब लोग उसको बिना टोके चुपचाप से बैठे हुए थे। और बैठे बैठे कब वो लोग सो गए और कब आवाजें आनी बंद हो गई ना, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसके बाद क्या होता है ना, अब जो आरोही की भाभी थी, मतलब कि शीतल भाभी,
उनकी जो आत्मा थी उसका गुस्सा फूटता है उनकी सास के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट दिन क्या था, सारे लोग एक ही कमरे में थे तो उनकी सास ने ऐसा कुछ फील नहीं किया। अगले दिन से क्या हो गया ना कि उनकी सास अपने कमरे में सोने लगी, तो जब उनकी सास रात में अपने कमरे में सो रही थी ना, तो उन्हें क्या फील होता है कि आधी रात में शीतल भाभी खुले बालों के साथ उनके छाती पर बैठी हुई हैं और उन्हें घूर रही हैं। आधी रात में उनकी सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है और घर में बहुत सारे लोग थे, क्योंकि 13वीं तक तो बहुत सारे लोग रुकते हैं ना, तब आकर सबने उनको संभाला। और उस दिन के बाद ना उनकी सास कभी भी अकेले नहीं सोया करती थी, क्योंकि जब जब उनकी सास ने अकेले सोने की कोशिश की है ना, तब तब उन्होंने फील किया है कि शीतल भाभी उनके छाती पर आकर के बैठ जाती है। लेकिन 13वीं तक वो लोग चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। 13वीं तक लगातार उनकी सास को शीतल भाभी ने हॉन्ट किया है, पूरे घर में दौड़ दौड़ के परिवार वालों को हॉन्ट किया है, और कभी कभार तो रात में ना किसी औरत के सिसकने की आवाज भी उन लोगों को सुनाई देती थी। आरोही ने तो हमें बताया ना कि दीदी अब तो हम लोगों को ना अकेले रात में वॉशरूम जाने में भी डर लगने लगा था। नौबत ऐसी आ गई थी कि 13वीं तक ना अगर एक बंदा वॉशरूम के अंदर रहता था तो दूसरा बाहर खड़े होकर उसके पहरेदारी करता था। जैसे तैसे 13वीं हो जाती है। 13वीं के बाद अब लोगों ने क्या सोचा ना कि मे बी अब सिचुएशन में सुधार होगा, लेकिन सिचुएशन में कोई सुधार नहीं होता है। 13वीं के बाद जो आत्मा थी ना वो और भी ज्यादा क्रूअल हो गई थी, और भी ज्यादा उसने आतंक मचा दिया था। अब तो ना रोने की जो आवाज थी वो जोर जोर से आती थी। उनकी जो सास थी ना, उन्होंने काफी ज्यादा पूजा पाठ करवाया था, लेकिन फिर भी वो आत्मा उनकी सास पर जब भी मौका पाती थी ना अटैक किया ही करती थी। उसके बाद क्या हो गया था, अब देखो ये तो कहानी का पहला पहलू था। दूसरे पहलू पर आ जाओ। इधर लोग हॉन्ट हो रहे थे, लेकिन शीतल भाभी के जो परिवार वाले थे ना, उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा बदमाश थे, वो लोग बहुत ज्यादा लालची भी थे। यहाँ पर क्या होता है, उनके परिवार वाले उनके ससुराल वाले पर केस कर देते हैं, ये कह के कि इन लोगों ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है और इसीलिए मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और पता है आप लोगों को, केस वापस लेने के लिए उन्होंने क्या शर्त रखी थी? उन्होंने ये शर्त रखी थी कि केस तभी वापस लेंगे जब शीतल भाभी के पति और उनकी सास उनके मायके वाले को 15 लाख रुपए देंगे, और साथ ही साथ शीतल भाभी की एक छोटी बहन थी, उसके साथ शीतल भाभी के पति को शादी भी करना था। मतलब कोई परिवार वाला भी कैसे ऐसे अपनी बेटी के साथ कर देता है ना यार, समझ में नहीं आता है। खैर इसके बाद ना शीतल भाभी के जो पति थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, ना शीतल भाभी की बहन से ना किसी और से, मतलब कि वो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहते थे। खैर समय बीत रहा था, समय के साथ साथ केस दब गया, लेकिन कहते हैं ना कि उन लोगों की बदनामी काफी ज्यादा हो चुकी थी। उनके परिवार के लोग ना अध्यक्ष वगैरह भी रह चुके थे, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से बिलोंग करते थे। दैट्स वाई ये खबर आग की तरह फैली थी, जिस कारण से क्या हो गया था, परिवार की काफी ज्यादा बदनामी हो गई थी। अब आरोही जो थी ना, वो जब स्कूल जाती थी, आरोही की बहन स्कूल जाती थी ना, तो स्कूल के जो बच्चे थे, स्कूल के जो टीचर्स थे ना, वो लोग भी पूछते थे क्या सच में तुम लोगों ने अपनी भाभी को मार दिया है क्या, या सच में तुम्हारी भाभी का भूत घूमता है क्या, मतलब वियर्ड क्वेश्चन पूछते थे। इस कारण से क्या हो गया था ना, आरोही को और उसकी दीदी का स्कूल में बैठना भी मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ इस केस के कारण ना पुलिस, मीडिया, मतलब इन लोगों का तो घर में आना जाना लगा ही रहता था। साथ ही साथ जो शीतल की आत्मा थी ना, उसको शांत करवाने के लिए कितने सारे पूजा पाठ किए गए थे, पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इस बीच आपको पता है क्या होता है, जब कमरे की सफाई हो रही होती है, लोग स्थिर से बैठ जाते हैं, तब शीतल भाभी का जो कबर्ड था, उसमें जो लॉकर था ना, उसको जब भैया ने खोला ना, तो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें निकली ना, जिसके बाद पता चला कि आखिर शीतल भाभी की मौत का क्या कारण है। तो उस लॉकर में ना बहुत सारे लेटर्स निकलते हैं, बहुत सारे फोटोज निकलते हैं, और एक डायरी भी निकलती है। और वो डायरी ना शीतल भाभी की पर्सनल डायरी थी, जो कि शीतल भाभी डेली लिखा करती थी। जब भैया ने डायरी पढ़ा ना, तो उसमें से आपको पता है क्या निकला? उसमें से ये बात पता चलती है कि शादी से पहले शीतल भाभी का एक बॉयफ्रेंड था, जिससे शीतल भाभी शादी भी करना चाहती थी, और उन्होंने अपने घर वालों को भी इसके बारे में बताया था, पर उनके घर वालों ने ना सीधे से मना कर दिया था। साथ ही साथ शीतल भाभी के जो मायके वाले थे ना, वो भी बचपन से
ही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि शीतल भाभी का रंग सांवला था और घर वाले हमेशा उन्हें टॉन्ट मारते रहते थे कि तू तो काली है, तू तो सांवली है, तुझसे शादी कौन करेगा, हमारे सर का बोझ है तू। जिस कारण से शीतल भाभी का जो मन था ना वो बहुत छोटा हो चुका था और उनके अंदर ना बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट की भावना थी। साथ ही साथ शादी करने के बाद जिस तरह के इल्जाम शीतल भाभी पर लगाए गए थे ना उनके ससुर के डेथ के कारण, उसके लिए भी शीतल भाभी अपने आप को ही दोषी समझती थी। ससुर के डेथ के बाद शीतल भाभी को भी लगने लगा था कि सच में वही अपशगुन है, वही मनहूस है। साथ ही साथ शादी के बाद ना शीतल भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से उभर नहीं पाई थी। साथ ही साथ सास का टॉर्चर, उन्होंने क्या सोचा था सास के रूप में उन्हें माँ मिलेगी, पर यहाँ पर उल्टा हो चुका था। भैया से उन्हें डर लगता था अपने मन की बातों को शेयर करने में, क्योंकि उन्हें क्या लगता था कहीं अगर भैया उनकी मन की बातों को नहीं समझे तो, कहीं भैया भी उन्हें गलत नहीं समझने लगे तो। बेसिकली डायरी पढ़ करके ये पता चलता था ना कि वो अपने लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी और जो भी बुरा हो रहा था ना उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती थी। और मरने से एक दिन पहले उन्होंने डायरी में ये लिखा भी था कि सारी मुसीबत की जड़ मैं हूँ और इसीलिए मैं खुद को खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये मनहूसियत चली जाएगी तो सबकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। और शीतल भाभी की उम्र ना उस वक्त केवल 19 या 20 साल ही होगी, इसलिए बेचारी को अच्छे से समझ में भी नहीं आया, ना उन्हें कोई समझाने वाला था और इसीलिए इम्पल्सिव होकर के उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मतलब सीरियसली यार, किसी की लाइफ कितनी ज्यादा खराब हो सकती है ना अगर सोसाइटी वाले उनके मन में सेल्फ डाउट भर दे तो। और यही चीज शीतल भाभी के साथ भी हुई थी। और भैया ने जब ये पूरी डायरी पढ़ी ना, लिटरली वो बहुत ज्यादा रोने लगे थे, वो इतना ज्यादा अफसोस करने लगे ना, क्योंकि सीरियसली भैया शीतल भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसने मन में ये कहा कि काश एक बार शीतल भाभी उनसे ये सारी बातें दिल की जो भी थी वो शेयर करती तो शायद ये सब चीजों से उभरने में ना भैया उनको हेल्प कर पाते। खैर, अब जो किस्मत में लिखा होता है उसे होने से कोई नहीं टाल सकता। पर आपको यहाँ पर अब पता है आरोही की फैमिली ना शीतल भाभी के आत्मा के कहर से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी ना कि पूछो मत। अब यहाँ पर ना उनका घर पूरी तरह से मानो हॉन्टेड हो चुका था। वो लोग अगर छत पे जाती थी ना तो ऐसा लगता था कि शीतल भाभी की आत्मा का कहीं ना कहीं प्रेजेंस उनको फील हो रहा है। टाइम पास के लिए अगर वो लोग बैडमिंटन खेलती थी ना तो अचानक से लगता था कि शीतल भाभी उनके सामने आके खड़ी हो गई है। इस कारण डर के मारे ना उन लोगों ने बैडमिंटन खेलना ही छोड़ दिया और साथ ही साथ छत पे जाना ही छोड़ दिया। अगर वो लोग रात में सोती थी ना तो ऊपर छत पे ना किसी के उछलने और कूदने की आवाज आती थी और साथ ही साथ मानो ऐसा लगता था कोई छत पे दौड़ रहा है, वो भी पायल पहन के। अगर वो लोग किचन में कुछ खाना बनाती थी तो ऐसा लगता था कि कोई औरत खड़ी है, या फिर वो लोग कमरे में बैठती थी तो शीतल भाभी का जो परफ्यूम का स्मेल होता था, या फिर ऐसा लगता था कि कोई नई नवीली दुल्हन ना सुंदर सा साड़ी पहन के ऐसे पार हुई। और ये जो छोटी छोटी घटनाएं थी ना अब धीरे धीरे बहुत बड़ी होते जा रही थी, जिनके कारण उनका जो भी मेंटल पीस था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। अब इसी सब कारण से क्या होता है ना, उनके घर में मोहल्ले वाले आना बंद कर देते हैं। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है ना कि आरोही का जो घर है ना वो पूरी तरह से भूतिया घर है और खासकर यही लोग अपनी बहू को मारी है। और इस कारण सबसे ज्यादा असर पड़ा था आरोही और आरोही की दीदी के स्कूल में। वहां पर भी उनका जो पूरा एनवायरनमेंट था ना वो पूरी तरह से टॉक्सिक हो चुका था, जिसके कारण आरोही के पापा ने ना थक हार के एक फाइनल डिसीजन लिया कि अब तुम लोग स्कूल और कॉलेज नहीं जाओगी, घर में बैठ के ना आप लोग घर से ही प्राइवेट बोर्ड्स देना और उसके बाद आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। अब इस कारण से आरोही का जो 10 बोर्ड होता है और उसकी दीदी का जो 12 बोर्ड होता है ना वो प्राइवेट होता है। अब इसके बाद भी शीतल भाभी के जो आत्मा थी ना वो शांत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि शीतल भाभी के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा होगा। खुद सोचो ना, जीते जी तो शीतल भाभी ने कभी भी अपना गुस्सा नहीं निकाला, मैं भी मरने के बाद इसीलिए उनका सारा गुस्सा निकल रहा था। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया कि अगर शीतल भाभी गुस्सा थी भी तो वो अपनी सास से गुस्सा थी या अपने मायके वालों से गुस्सा थी, पर आरोही के परिवार को वो क्यों परेशान कर रही थी? आई लिटरली डू नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन मे बी कहते हैं ना कि जो आत्माएं होती है, सोल होती है ना, वो किसी को नहीं पहचानती है, इसीलिए मे बी वो उस हर इंसान को परेशान
परेशान कर रही थी ना, जो कि जीते जी उनसे रिलेटेड था। और यहाँ पर उस शहर में ना आरोही के परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। लास्ट में थक हार के ना उनके पापा ने डिसाइड किया शहर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो लोग भैया को और उनकी बड़ी मम्मी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनका देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था। बड़ी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, जो भैया थे ना भाभी की मौत के बाद वो शराब के नशे में ही डूबे हुए रहते थे। तो ये चारों परिवार इंक्लूडिंग बड़ी मम्मी और भैया वो शहर छोड़ करके रांची में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। और रांची में आने के बाद भी उनके घर का माहौल कुछ ज्यादा ठीक नहीं होता है, क्योंकि पुलिस वगैरह का आना जाना लगा रहता था। दैट्स वाई आरोही के पापा ने क्या डिसाइड किया कि अपनी दोनों बेटियों को वो रांची के ही एक हॉस्टल जो कि अपर बाजार में है ना, वहां पर एडमिशन करवा देंगे ताकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन आरोही के पापा की ये जो सोच थी ना, वो आरोही और उसकी दीदी के लिए अच्छा टर्न आउट होकर के नहीं आती है। ऑल्दो उन्होंने तो अपनी बेटियों का भला ही चाहा था, लेकिन हॉस्टल जाने के बाद उनके साथ जो जो चीजें होती है ना, ओ माय गॉड, हम रहते ना हम तो पागल हो गए होते। खैर उनके साथ आगे हॉस्टल में क्या होता है ये तो आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। और पार्ट 2 में ये भी पता चलेगा कि शीतल भाभी की आत्मा को शांति मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर वो परेशान करने के लिए रांची भी आ जाती है। खैर ये सब चीजों को अभी यही छोड़ते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पार्ट 1 पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज 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 बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब जल्दी से पार्ट 2 आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये बस ट्रेलर है भाई, पूरी पिक्चर, वो भी हॉन्टेड पिक्चर अभी बाकी है। तो अगर आप तक हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी आर अबाउट टू हिट 70K। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।